अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे मेहमान हैं दी वन एंड ओनली सुहेल वड़ाइच साहब। जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। एक दिन जियो के साथ के मारूफ प्रोग्राम के मेज़बान हैं और सीनियर एडिटर हैं जंग ग्रुप में। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। यूँ तो बहुत सी बातें हैं करने को, मगर हाल ही में जो बड़े इंकशाफात हो रहे हैं अब पनामा बेंच के फ़ैसलों के हवाले से कि किन हालात में और क्यों नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म है उनको नाअहल किया गया। सबसे बड़ा जो बात सामने आई है, एडवोकेट हामिद ख़ान जो ख़ुद पीटीआई के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी अब ये कहा गया है कि ये फ़ैसला तो शायद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से बहुत पहले हो चुका था कि नवाज़ शरीफ को नाअहल करना है। तो इस स्टेज पे आके ये तमाम मालूमात जो सुहेल वड़ाइच साहब आ रही हैं, आपके ख़्याल में इन मालूमात को सामने लाने के पीछे कोई एक मुनज़्ज़म कैंपेन है या ये सब मालूमात अब कुदरती तौर पे सामने आ रही हैं? और अगर ये मालूमात आ भी रही हैं तो इसका कुछ फ़ायदा नवाज़ शरीफ साहब को होगा या नहीं? देखिए, मेरा तो ख्याल है कुदरती तौर पर आ रही है। उसकी वजह यह है कि जितनी देर तक जनरल बाजवा थे, जितनी देर तक वो सारे जो जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट में थे, उस वक्त तक वो चीज़ें सामने आ भी नहीं सकती थी। अभी ये वक्त था और बिल्कुल हामिद खान साहब ने सच कहा है। अगर उस वक्त का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें, हालात को देखें, तो साफ पता लगता है कि ये फैसला पहले हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने के जो जजेस थे ये उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उससे मिले हुए थे और जस्टिस आसफ खोसा ने ही ये केस बनाया। इससे पहले ये फ्रिवलस केस था, इससे पहले ये केस था ही नहीं। आसफ खोसा ने इसको केस की शक्ल दी। मैं प्रोग्राम में भी एक पे कह चुका हूँ कि पीटीआई के एक रहनुमा ने जो वकालत में और जो उसके मुकदमात की ब्रीफिंग में पेश थे, उसने मुझे कहा कि मुकदमा तो हमें बना के दिया जस्टिस खोसा ने। इससे पहले तो वो मुकदमा था ही नहीं। इससे पहले तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट थे हमारे पास पनामा पेपर्स के। तो बुनियादी तौर पर जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख, ये वो बुनियादी किरदार थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहली में अहम किरदार अदा किया। एक जो इस वक्त हाजिर सर्विस जज हैं वो भी इसमें शामिल थे, साकिब निसार शामिल थे। ये सारे जजेस का जो था ये इनको अपना ज़ाती अनात था, इनको अपने मसाइल थे और कुछ जो है वो बहुत बड़े जज बनना चाहते थे, वजीर आजम को नाअहल करार दे के। ये सारा कुछ मिल मिला के, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट की शय थी उस वक्त की जो आईएसआई थी, उसने केस बना के दिया। जो जॉइंट इंक्वायरी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी, उसके सारा मवाद जो था वो आईएसआई ने दिया। उसमें 2 ब्रिगेडियर बैठे थे जो डराते भी थे, धमकाते भी थे। मुझे खुद जनरल बाजवा ने सुनाया कि नवाज शरीफ ने ये शिकायत की कि जो एक ब्रिगेडियर है उसका रवैया बड़ा तल्ख है, और चुनाचे मैंने ये कहा कि ये तल्ख रवैया ना रखें। चुनाचे बाजवा साहब ने उस ब्रिगेडियर को ये कहा कि भाई आप तलखी ना करें। तो वहां ये माहौल पहले ही हो चुका था कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देना है। बाकी तो प्रोसीजर था। मैंने बहुत पहले लिख दिया था पार्टीज ओवर। मैंने कॉलम लिखा था जिसपे ना नवाज शरीफ को यकीन था, ना उस वक्त की मुस्लिम लीग नून को यकीन था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त ही पहले ही फैसला कर चुकी थी। ठीक है, आपने तो वो एक किताब भी लिखी थी ना जिसके टाइटल पे एतराज़ हो गया था, ये कंपनी नहीं चलेगी। जी, तो ये कंपनी तो नहीं चली, मगर इस कंपनी ये तो तहरीक इंसाफ के ज़माने में लिखी थी ना। बिल्कुल। ये आपने तहरीक इंसाफ के लिए तो लिखी थी, और मगर आपने उसमें जो नेक्सस था वो तो सामने लाया ही था उस टाइटल पे। यही मेन एतराज़ था कि ये नेक्सस जो है तहरीक इंसाफ का और इस्टेब्लिशमेंट का, वो उस टाइटल से सामने आ रहा था। मगर सुहेल वड़ाइच साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा इल्ज़ाम जजों पे डाल देना मुनासिब है या जो असल मुजरम है वो कोई और है, और पहले तो उनका नाम लेना चाहिए ना हमें, और वो कौन हो सकते हैं? नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट है, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट है। उस वक्त के जो चंद जर्नैल थे जिनमें जनरल रहील शेर भी शामिल थे, बिल आखिर जनरल बाजवा भी उसमें शामिल हुए। पहले वो रिलेक्टेंट थे, पहले वो दूसरी साइड पे थे, लेकिन फिर वो भी शामिल हुए और ये 3, 4, 5 जर्नैलों का एक सेटअप था जो चलाते थे आर्मी चीफ रहील शरीफ को भी। तो ये सारे जिम्मेदार हैं। सोच उन्होंने बनाई, डायरेक्शन उन्होंने दी, आईएसआई चीफ ने दी,
और अल्टीमेटली फिर ये जजेस तक पहुंची। तो क्या अब उन चंद जर्नैलों के साथ समझौता हो गया है नवाज शरीफ साहब का? आपको क्या लग रहा है, क्या उन्होंने माफ़ कर दिया है या फिर उनका एहतसाब होगा किसी मरहले पे? मुझे नहीं लगता कि एहतसाब होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने चौथी दफा फौज से सुलह किया है, और जाहिर है सुलह तो इसी बात पे होती है ना कि पुराने गुनाह माफ कर दिए जाएं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब वो उन जजेस के तो शायद खिलाफ हैं वो अभी भी, लेकिन जर्नैल जो हैं उनकी माफी हो गई। लेकिन जजेस बेचारों का फिर क्या कसूर है? वो समझते हैं कि जजेस को जो है, जजेस जो थे वो आलाकार बने। और मैंने ये बताना चाहता हूं कि मैंने मियां नवाज शरीफ से इस हवाले से बातचीत की थी जब ये फैसला हो गया। बाद में जब वो वजारत उज़्मा से हट गए तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि हमें सबको तो पाकिस्तान में नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं छोड़ेगी, जजेस आपके खिलाफ हैं, ISI जो थी वो पीछे से पुश कर रही थी। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर मुदाखलत के बावजूद जजेस जो हैं वो ये फैसला नहीं करेंगे और जजेस मुझे विंडिकेट करेंगे, और मैं आखिर वक्त तक किसी तासुर में रहा जब तक कि फैसला नहीं आ गया। सुहेल वड़ाई साहब, उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट बकौल आपके भरपूर अंदाज से मुलव्वस थी नवाज शरीफ को नायल करवाने में। तो अब की बार जो चेयरमैन PTI के हवाले से अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, तो क्या हम ये सोच सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट वही किरदार अदा कर रही है? ये एस्टेब्लिशमेंट वही किरदार अदा कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदलिया पूरी तरह उनके काबू में नहीं है। जिस तरह पिछली दफा जो से जजेस भी खुद मोटिवेटेड थे और अदलिया और उनका एक नेक्सस था एस्टेब्लिशमेंट का, अभी तक मेरा ख्याल है वो नेक्सस बन नहीं सका। या तो एस्टेब्लिशमेंट जो है इतनी तगड़ी नहीं रही, या जजेस बड़े तगड़े हैं, जो भी वजह है उसकी वजह से अभी ये नेक्सस नहीं बन सका। इसी वजह से इमरान खान बार बार बच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें रिलीफ दे देती है और वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यही है कि वो नेक्सस जो माजी में बना था वो नेक्सस नहीं अभी बना। मगर नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को तो रिलीफ मिल रही है ना अदालतों से, तो क्या इस हद तक नेक्सस बरकरार है? मेरा ख्याल है कि देखें वक्त का पहिया भी तो घूमता है ना। देखें जैसे नवाज शरीफ का ये फैसला अब सामने आ गया कि जी ये फैसला गलत था, अब जजेस भी बोल रहे हैं, अब PTI के वकील भी हामिद खान भी, जो जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं और वो सच बोलने वाले वकील हैं, तो वो जो है उन्होंने भी ये कह दिया। तो ये चीजें कुछ अदालतें भी बेनजीर भुट्टो को भी बिल आकर उन्होंने विंडिकेट कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी जो है उसके बारे में भी कभी नजीर ही पेश नहीं की गई उसकी अदालतों में, क्योंकि वो समझा जाता है कि वो गलत फैसला था। इसी तरह ये नायली का फैसला भी गलत था नवाज शरीफ की, और जितनी भी गवाहियां आएंगी उसी से यही साबित होगा कि ये फैसला जो था मुआनदाना था, इसमें जाती अनाज शामिल था, इसमें जजेस का जो थी वो ज्यादती थी। तो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप फ्रिवलस चार्जेस पर जिसको कि अकामा का उन्होंने नाम दिया, उस पर आपने बरतरफ कर दिया। अब अगर इमरान खान नाअहल होते हैं या चेयरमैन PTI जैसे कि आजकल हम उन्हें कहते हैं, तो क्या वो फैसला मेरिट पे होगा? मेरा ख्याल है उसको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब भी फैसले मेरिट पे होंगे। अगर कल को जो जजेस जो हैं उनका वो बेंच देखना पड़ेगा, उनके जजेस का माजी देखना पड़ेगा, उनके फिर मुस्तकबिल के फैसले देखने पड़ेंगे, तो फिर हम ये फैसला करेंगे कि ये फैसला उनके खिलाफ आया है तो इसके पीछे कोई है या उन्होंने हक पे फैसला किया है। देखिए ना, एक जज का, हर जज का माजी है और फिर उसका मुस्तकबिल है। आप देखें कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने वाले जज थे, उन्होंने मुसलसल नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए और नवाज शरीफ को की पार्टी की सरबराही भी नहीं रहने दी। उनके तकरीरें की जस्टिस साकब निसार ने उनके खिलाफ। तो ये जाहिर है, इसका मतलब है कि ये सारे एक जज को अपॉइंट कर दिया कि उनको इंक्वायरी जो है और जो नीचे उनके अदालतों में केस है उनको भी लुक आफ्टर करे। तो ये सारी जो थी जानिबदारी थी। अगर इसी तरह अब भी हुआ तो हम कहेंगे कि ये भी जानिबदारी है, हम कहेंगे फिर भी जाती अनाद है, तासुब है।
अभी आज ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है पार्लियामेंट के सेशन में कि हुकूमत, आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस को मिलकर काम करना होगा। क्या आपके ख़्याल में हमारा आइन ये तकाज़ा करता है कि ये तीनों लोग मिलकर काम करें? क्या आइन में हुकूमत और चीफ़ जस्टिस और आर्मी चीफ़ को मिलकर काम करने का कहा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग इदारे हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक हैं, इनको अलग अलग काम करना चाहिए। बुनियादी बात है, सारे आइन के ढांचे में रह के काम करें, कोई आइन के ढांचे से बाहर ना निकले। लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि ये सारे चोर और डाकू और पुलिस मिल जाए, ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है नजर रखना सब पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दे और अपने जो जजेस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो शिकें हैं उनको भी रिडंडेंट करार दे दे, और प्राइम मिनिस्टर को निकालने की जो शिक नहीं है आइन में, उसके तहत वो भी एक नई शिक बना के आर्टिकल 184(3) के तहत निकाल दे, तो इन्हें अदालत के तहत निकाल दे। ये तो गलत है बिल्कुल। और इसी तरह आर्मी चीफ जो है उसका काम मुल्की सरहदों की हिफाजत करना है और अच्छी एडवाइस करना है डिफेंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि इनका मिलना जो है, मिल के काम करना ज्यादती होगी, लेकिन आइन के ढांचे में रह के आपस में इत्तेफाक राय जरूर कायम करें। मगर अमली तौर पे तो अभी जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें आर्मी चीफ को भी उसका हिस्सा बनाया गया है। तो क्या ये इसी आइनी स्कीम के मुताबिक है? मेरा नहीं ख्याल ये आइनी स्कीम के मुताबिक है। मैंने तो इसकी मुखालफत की थी, और मुझे यूँ लगता है कि ये जो बनाई गई है कमेटी, इसका मतलब है कि इकनॉमिक एम्बिट में भी फौज को आप शामिल कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद ये है कि कल को हमने शायद चाइनीज ब्लॉक में जाना है, और बजाय इसके कि हम अमेरिकन ब्लॉक से चाइनीज ब्लॉक में जाएं, ये उसकी तरफ एक कदम होता है। लेकिन अब मेरा ख्याल है IMF के आने के बाद फैसिलिटेशन कमेटी की तो अब जरूरत नहीं रहेगी। अब आपको मिल गया है रिलीफ कम से कम 9 महीने के लिए। अब 9 महीने में आप बेहतरी करें, क्योंकि चाइनीज ब्लॉक में जाने में खतरा यह है ना कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, सियासी पार्टियां नहीं रहेंगी, आज़ाद मीडिया नहीं रहेगा, आज़ाद स्कूल नहीं रहेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं रहेगी। तो ये सारा कुछ आपको, जो आपने 75 साल में कायदे आजम के फरमूदात के मुताबिक हासिल किया है, इसको सारे को फोरगो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, और इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था एक जमहूरी पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें फ्री मार्केट इकानमी हो, जिसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, जिसका तल्लुक जो है दुनिया की जो इंसानी हकूक है और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जिसका तल्लुक हो। तो जो अगर आप चाइनीज ब्लॉक में जाते हैं तो ये सारा कुछ फिर आपको छोड़ना पड़ेगा यकीनी तौर पे। लेकिन अमरीकी ब्लॉक में रहते हुए भी 75 साल के दौरान कितनी फ्री मार्केट है, कितनी मोनोपलीज़ हैं, ये भी अब सामने की बात है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहेगा सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आइंदा निगरान सेटअप क्या होगा, कौन होगा और कौन बनाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब, निगरान सेटअप कब आ रहा है और कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? कौन कौन से नाम हैं, आपकी क्या इत्तलात हैं? देखिए, सच्ची बात है, नाम तो कोई जो है ऐसा अभी तक सामने नहीं आया जो इसको लॉजिकली हम कह सकें कि यही होगा। गौहर एजाज साहब का नाम आया, मैं रात भी उनसे मिला हूँ, उनके पास रात बैठा रहा हूँ। ना वो इंटरेस्टेड लगते हैं, और ना मुझे लगता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो इस सीट के लिए फिट होगा, जिस तरह का एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, जिस तरह की निगरान हुकूमत चाहती है। मुझे लगता है कि अब शायद दोबारा हुकूमत इस ऑप्शन पे गौर कर रही है कि ये अपनी एक्सटेंशन खुद कर ले पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको प्रोलॉन्ग करना के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा, और शायद सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार ना हो। तो इसलिए ज़्यादा आसान है इनके लिए कि आप इस पार्लियामेंट से, जिसमें उनकी अक्सरियत है और अपोजिशन भी कोई नहीं है, तो इसमें आप अपने आप को 1 साल की एक्सटेंशन दे लें। लेकिन इसकी पॉलिटिकल कास्ट होगी, क्योंकि फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर जो इकोनॉमिक लोगों की वूज है वो बढ़ेंगी, और जो इस वक्त जो यूफोरिया पैदा हुआ है
IMF की वजह से ये ज़ाहिर है कम हो जाएगा, तो ये मुश्किल तो होगी हुकूमत की। लेकिन मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत ये प्रोलांग नहीं कर सकते, इन्हें इसी हुकूमत को प्रोलांग करना होगा। अब देखें कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हैं। मगर IMF के साथ जो 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, उससे तो लगता ये है बज़ाहिर कि IMF को ये गारंटी दी गई है कि इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि शायद इस तरह की कोई बात हो। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते मतीउल्लाह जान साहब। उसकी वजह यह है कि फिर इसका मतलब तो यह है कि जो PTI का वोट बैंक है और PTI के जो लोग हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में की अगर आप देखें तो उसमें से 20-25 लोग टिकट होल्डर गए हैं अभी, बाकी सारे टिकट होल्डर तो अभी PTI में है। तो इसका मतलब है फिर PTI जो आ जाएगी तो ये क्या IMF को क्या मुंह दिखाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये बर्दाश्त करेगी, नून और PDM ये कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो मेरा ख्याल है इस तरह की सूरत हाल में इलेक्शन नहीं करवाएगी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। करवाने चाहिए ना? करवाने चाहिए, बिल्कुल, वो तो हर सूरत में करवाने चाहिए। आईनी डिमांड तो यही। तो अब ये निगरान वज़ीर आज़म के लिए आप नहीं समझते कि जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं उन्हीं में से कोई होगा? ये क्या कंसिडरेशन हो सकती हैं? किस किस्म की शख्सियत होनी चाहिए एक निगरान वज़ीर आज़म की? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसका छाती कितनी होनी चाहिए? कद कितना होना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि उनको मोहसिन नकवी जैसा मेरा ख्याल है कि उनको मोहसिन नकवी जैसा वज़ीर आज़म चाहिए। लेकिन जाहिर है 2 मोहसिन नकवी तो नहीं हो सकते पाकिस्तान में। तो मोहसिन नकवी शायद वजारत आला छोड़ के ऊपर ना जाए वजारत उज़्मा के लिए, लेकिन इनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो गवर्नेंस भी चलाए, जो है साथ साथ जो है PTI जो है उसका भी कोई बंदोबस्त होता रहे। तो ये सारा कुछ करने के लिए जाहिर है वो बंदा भी नॉन पॉलिटिकल होगा। तो ऐसा बंदा कहाँ से लाएंगे? अभी तो कोई बंदा नहीं आया। हो सकता है कोई नाम सामने आ जाए, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, करोड़ों लोग हैं, कोई अच्छा नाम सामने आ जाए। सुहेल वड़ाइच साहब का नाम भी आ सकता है। नहीं, सुहेल वड़ाइच साहब इस रेस से बाहर है क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा, खिलाफ है इसके। अच्छा वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक मुमकिन है? मेरा ख्याल है बंदियाल साहब के बाद फौरन। बंदियाल साहब की रवानगी के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, ये जो इस्तेहकाम पार्टी है जो बनी है, इसका क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? इस्तेहकाम पाकिस्तान फिलहाल तो कोई नहीं नजर आ रहा जी। फिलहाल तो ऐसे लगता है कि ना इसका नैरेटिव है ना इसका वोट बैंक है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ये, अब इन्होंने एक अपनी टोन चेंज की है कि हम पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ हैं और हम जो है वो नून के भी खिलाफ हैं। तो अब जाहिर है इनका तवज्जो पहले नून के वोट बैंक की तरफ थी, अब इनकी तवज्जो है PTI के वोट बैंक की तरफ। और हो सकता है कि ये आप कोशिश करें कि हम ऐसा नजरिया बनाएं, ऐसा नैरेटिव बनाएं कि PTI का वोट बैंक तोड़ें। लेकिन क्या वो टूटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल तो ऐसे लगता है कि PTI का वोट बैंक इमरान के साथ खड़ा है। ठीक। कप्तान की जो नाअहली है और कप्तान की गिरफ्तारी, इसके कितने इम्कानात हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा ही लग रहा है कि उसके अलावा कोई उनके पास, हुकूमत के पास चाराकार नहीं है कप्तान को रोकने का। आपके ख्याल में ये किसी भी केस में जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? ये तो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है उसके लिए भी बंदियाल साहब के जाने का इंतजार किया जाएगा क्योंकि इनको डर है कि ये फौरन फिर रिहा ना हो जाए, क्योंकि पहले एक बार शायद इसी तरह हो चुका है। ये सऊदी अरब में जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं, हो चुका है। जी हाँ, सऊदी अरब में जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं, ये कितनी अहम है? ये बड़ी अहम है जी। एक तो ये तब्दीली आई है मतीउल्लाह जान साहब, आपके प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ कि पहले ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के हलकों में ये बात की जा रही है कि अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे, चाहे वो चंद महीनों के लिए प्राइम मिनिस्ट्री करें
वो चाहते हैं कि मेरी विंडिकेशन हो, मैं आऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और उसके 6 महीने 3 महीने जितना भी वो रहना चाहे उसके बाद वो इक़्तिदार जो है वो शहबाज शरीफ के हवाले कर दें। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ भी एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत वापस आएंगे, मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे? मेरा ख्याल है कि ये चीज़ कन्वे की गई है, ये चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को भी और नून के हलकों को भी ये कन्वे की गई है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है? ये क्यों एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इस तरह की चीज़ कन्वे करनी पड़ रही है? जिसको भी वो समझते हैं कि मुझे बड़ी हजीमत उठानी पड़ी जब मुझे निकाला गया, मेरे साथ बड़ी इनजस्टिस हुई और जस्टिस का तकाजा है कि मुझे उसी सीट पे बहाल किया जाए और उसके बाद जो है मेरी इज्जत बहाल हो, मेरी साख बहाल हो और फिर उसके बाद मैं चाहे खुद छोड़ दूँ। तो ये जो इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ये अपनी इज्जत बहाल करने के लिए ये सब कुछ करेंगे या मुल्क और कौम की खातिर कुछ करने के लिए? मेरा ख्याल है कि वो जाहिर है मुल्क को कौम की खातर, इसीलिए वो दुबई में मीटिंगें कर रहे हैं मुआशी बहाली की। और आपने वो सुना ही होगा कि उन्होंने दुबई में मीटिंग की है, तो ये मुआशी बहाली की मीटिंग लेने का क्या मकसद है? यही कि आके वो कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, मुआशी बहाली के लिए कोई इकदाम करना चाहते हैं। देखें ना, नवाज शरीफ जब पिछली दफ़ा आए थे तो वो तवानाई का उनका फोकस था और उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। इससे पहले जो था उनका मोटरवेज का प्लान था, उन्होंने मोटरवेज बना दी थी। तो उनके अंदर विल तो है और उनके अंदर प्लानिंग भी है, विजन भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो उनके अंदर मौजूद है। तो मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ साहब की वापसी से जुड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इससे क्या मुराद ली जा सकती है? क्या मरीम नवाज़ उनकी जानशीन होंगी फिर? मेरा ख्याल है कि नहीं, उनके सियासी जानशीन बतौर वज़ीर आज़म जो है वो तो शहबाज शरीफ होंगे। मरीम नवाज फिलहाल चीफ मिनिस्टर पंजाब की कैंडिडेट है। मतलब उनको उस्मान बुज़दार की तरह अंडर ट्रेनिंग रखा जाएगा? जी, फिलहाल वो चाहती हैं कि पंजाब की गवर्नेंस करे। अच्छा, खुद मरीम नवाज की भी ये ख्वाहिश है, आप ये कह रहे हैं? जी। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सोहेल वड़ाइच सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बहुत से कुछ सवालात हैं जिनके हवाले से हम सोहेल वड़ाइच से बात कर रहे हैं प्रोग्राम सहाफ़ी में, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वड़ाइच प्रोग्राम सहाफ़ी में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं। सोहेल वड़ाइच साहब, अगर मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ, तो फिर आप बिलावल भुट्टो को कहाँ देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो, चूंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का अभी कोई 20-25 सीटें लेने का इम्कान नहीं है, तो इसलिए वो कोलिशन में फॉरेन मिनिस्टर तो बन सकते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस नहीं है। तो उसके बाद आप समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ेगी, या जैसे आपने पहले कहा कि ये मुमकिन नहीं है, मुकाबला उनका होगा आपस में ही? अलग अलग लड़ेंगे लेकिन हुकूमत बनाने के लिए फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस सारे इंतखाबी मंजर के अंदर अगर ये माइनस इमरान खान होता है या माइनस PTI होता है, तो क्या लग रहा है आपको ये इलेक्शंस जो हैं इनकी साख मुतासर नहीं होगी? ये बिल्कुल 2018 वाले इलेक्शन नहीं समझे जाएंगे? जी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको लग रहा है कि ये एहसास है उन कुव्वतों को जो ये सब कुछ कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। 2018 का इलेक्शन भी हमारे सामने हुआ है और हमने देखा है कि किस तरह से नून को रोंदा गया था और किस तरह से PTI को उठाया गया था। तो मेरा ख्याल है कि कोई अभी जौहरी तब्दीली तो पाकिस्तान में आई नहीं, तो इसलिए उसी तरह होगा, उसी तरह का इलेक्शन होगा। इलेक्शन वाला दिन तो ठीक होता है, इलेक्शन से पहले पहले ही सब कुछ हो जाता है। सही है। तो जो कुछ भी 2018 में हुआ सोहेल वड़ाइच साहब,
अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और दूसरे लोग उसके ज़िम्मेदार हैं, तो आपने कहा कि नवाज़ शरीफ ने बज़ाहिर समझौता कर लिया है और सुलह कर ली है, तो क्या सुलह करनी चाहिए उनको? देखिए, असूली तौर पर तो नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि प्रैग्मेटिज्म से काम लेना पड़ता है। अगर इतने असूली रहे तो फिर इमरान खान की तरह पॉलिटिक्स से ही बाहर हो जाएंगे। आपको प्रैग्मेटिज्म से काम लेना पड़ता है, आपको अपने दो दुश्मनों में से एक को दोस्त बनाना पड़ता है ताकि दूसरे दुश्मन को मारा जा सके। अगर सभी को दुश्मन बना लें तो फिर आप बाहर रहते हैं गेम से। तो इसका मतलब है हमारे मुल्क में इस प्रैग्मेटिज्म की खातर कभी भी सही मानों में जमहूरियत वापस नहीं होगी, ना आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं ऐसे हालात लगते। आप देखें ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 3 वजारतें देनी पड़ी थी एस्टेब्लिशमेंट को, नवाज शरीफ को 5 वजारतें देनी पड़ी थी। तो ये हमारे सामने का वाकया है। बेनज़ीर भुट्टो ने 88 में फॉरेन मिनिस्ट्री साहबजादा याकूब को दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो वी.ए. जाफरी को दी, और जो थी डिफेंस मिनिस्ट्री वो सरवर चीमा को दी। तो ये सारी हमारे सामने के वाकयात है। फिर नवाज शरीफ ने गुलाम इसहाक खान के 5 वजीर लिए, ठीक है। तो ये हमारे सामने के वाकयात हैं, आप उसके बगैर एस्टेब्लिशमेंट के चल ही नहीं सकते। सियासतदानों की प्रैग्मेटिज्म तो वड़ायत साहब समझ आती है, मगर क्या तज्जियाकारों को और हम सहाफ़ियों को भी इसी तरह प्रैग्मेटिज्म का मुजाहरा करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है आइडियलिज्म भी रखनी चाहिए और प्रैग्मेटिज्म भी रखनी चाहिए, दोनों का मिलाप होना चाहिए। आपको प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच भी पता होनी चाहिए और आपको आइडियलिस्ट अप्रोच भी पता होनी चाहिए। मैं तो हमेशा यही करता हूं कि एक आइडियलिस्ट अप्रोच की बात करता हूं कि नहीं कंप्रोमाइज करना चाहिए, डटे रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच यह है कि फिर वो जो है वो बस तारीख में तो एक आइडियलिस्ट कहलाएंगे, मिराज मोहम्मद खान जैसे लोग या इस तरह के लोग या भुट्टो जैसे, जो फिर फांसी चढ़ जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ऐसे सियासतदान नहीं है। वो तो देखे बार बार उन्होंने सुलह किया फौज के साथ, 4थी दफा सुलह करके हुकूमत ले ली है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो भी प्रैग्मेटिस्ट थी, उन्होंने भी जो है फौज से कंप्रोमाइजेस किए और हुकूमत ली और अपना असर छोड़ा। इसी पॉलिटिक्स इसी का नाम है, लचक का नाम है। अच्छा, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, इसका आप प्रैग्मेटिक जवाब क्या देंगे और आइडियल जवाब क्या देंगे? नहीं, आइडियलिस्ट तो जवाब ये है कि जिस फौजी ने भी सियासत में मुदाखलत की है उसका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन प्रैग्मेटिस्ट जवाब यह है कि सिविलियन इतने इस काबिल ही नहीं है, इतने ताकतवर ही नहीं है कि फौज का ट्रायल कर सके। उसकी वजह यह है कि हमने जनरल मुशर्रफ का ट्रायल करने की कोशिश की तो आपने देखा कि नवाज शरीफ ही बाहर बेचारे चले गए, उससे हुकूमत से ही निकल गए। फौजियों ने मिलिट्री ने उस वक्त की जो कमांड थी उसने उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया था और सिविलियन कुछ भी नहीं कर सके। सुहेल वड़ाइच साहब, आप खुद को प्रैग्मेटिक समझते हैं या आइडियलिस्ट? तो यही है ना कि सिविल, मैं तो दोनों का मुरक्कब समझता हूं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एक किस्म का हाइब्रिड अप्रोच हम कह सकते हैं, जैसे हाइब्रिड जमहूरियत होती है। जी जी। अच्छा, आखिर में ये बता दें, आपके ख्याल में जो IMF का जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये कोई अमेरिका और पाकिस्तान के बीच की डील है या ये IMF और पाकिस्तान के बीच की? नहीं, IMF और पाकिस्तान की डील है, लेकिन अमेरिका का रोल होता है क्योंकि IMF बेसिकली जो है अमेरिका और यूरोप का ही अदारा है और उनके सियासी डायरेक्शन पर चलता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने भी हमारी सिफारिश तो की हो। आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने अभी कुछ देर पहले ही भारत को, ये बल्कि एक दिन पहले की बात है, दावत दी है कि वो CPEC की मुखालफत करने की बजाय CPEC के मंसूबे में शामिल हो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा अच्छा बयान है और बुनियादी तौर पर मुझे याद है कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान गया था, तो वहाँ अफगानिस्तान, उस वक्त अफगानिस्तान में दूसरी हुकूमत थी,
अभी ये तालिबान नहीं आए थे, तो उस हुकूमत ने ही ये डिमांड की थी कि भारत को भी शामिल किया जाए ये जो मोटरवेज के मंसूबे हैं, और हम अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को तब खोलेंगे जब भारत को भी इसमें शरीक करेंगे। तो अब अगर हुकूमत पाकिस्तान ये चीज़ मान गई है और इंडिया भी मान जाए तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मज़ामत तो नहीं लगती आपको इस मामले में? मेरा ख्याल है कि काफी तब्दीली आ गई है सोच में, पहले जितनी मज़ामत थी कम से कम अब वो नजर नहीं आती। तब्दीली के नाम से तो हम एलर्जिक हो जाते हैं। वरायत साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने इतना वक्त दिया। यकीनी तौर पे सहाफ़ी प्रोग्राम के नाज़रीन को बहुत सारे सियासी सूरत-ए-हाल के जो पहलू हैं उनको समझने का एक मौका मिला होगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।